नमस्कार दर्शकों, डीएसटीवी इंडिया न्यूज आज फिर भी एक बार आप लोग के समक्ष ऐसी एक महामहिम को लेके आ रहा है जो 2016 के बाद जब हमारा चैनल पे महामहिम राष्ट्रपति आज उन्हें हमारे बीच में नहीं है, प्रणब जी को हम लोग जो इंटरव्यू किया था इस राजभवन पे, आज 4 साल बाद लगभग हम लोग उसी राष्ट्रपति भवन में, राजभवन में, दार्जिलिंग राजभवन में हमारा राज्य की महामहिम राज्यपाल एक्सेलेंसी जगदीश धनखड़ की हम लोग एक अंतर्वार्ता लेंगे। जगदीप धनखड़ की जो वार्ता में हम लोग आज हमारा दर्शकों को कुछ देने चाहता हूँ। एक्सेलेंसी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार एक्सेलेंसी, आप कैसे हो? आज के दिन मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा छठ पूजा की, और कामना करता हूँ सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें और हम हमारे जीवन में ऐसे मूल्यों का पालन करें जो सबके लिए हितकारी हो, सत्कारी हो। एक्सेलेंसी, देखिए बंगाल में बहुत सारे राज्यपाल ने मिले, लेकिन आप जैसे एक्टिव, आप हर छोटी चीज़ में भी आपको ध्यान है आपकी राज्यवासी के ऊपर में। आप संविधान की जो दायरा है उस दायरा में आप जो औहदे में बैठा हुआ है, उस औहदा में हर वक्त आदमी को उतना छोटी चीज़ में ध्यान देने के लिए बहुत कम वक्त होते हैं, लेकिन आपकी नज़र से छोटी चीज़ भी नहीं छूटते हैं। कहाँ उत्तर बंगाल पे, कहाँ साउथ बंगाल पे, कहाँ प्रॉब्लम। आप उस दिन हम लोग को कैमरा में देखा गया मुर्शिदाबाद जो मंदिर पे अपने माता का दर्शन किया, उस दर्शन को बाद आपने वहाँ पे कुछ आदमी का साथ बातचीत भी किए थे सर, तो उस बारे में हम लोग को कुछ बताएंगे सर? देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल का कर्तव्य और कार्यकलाप निर्धारित है। 30 जुलाई 2019 को जब मैंने शपथ ली, वो शपथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत है। उसमें राज्यपाल के 2 कर्तव्य निश्चित रूप से लिखे हुए हैं। पहला, राज्यपाल भारत के संविधान को डिफेंड करेगा, प्रिजर्व करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा जो उत्तरदायित्व राज्यपाल का है कि वो राज्य के लोगों की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेगा। मेरा कार्यकलाप इसी मर्यादा के तहत है। जब से मैं राज्यपाल बना हूं, इस दायरे के बाहर मैं नहीं गया हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि बेवजह, बिना आधार के, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि राज्यपाल किसके इशारे पर काम कर रहा है, किस राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्यपाल यदि अगर एजेंट है तो वो भारत के संविधान का एजेंट है। राज्यपाल यदि अगर सिपाही है तो भारत के संविधान का सिपाही है। और मेरा हर कार्यकलाप भारत के संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए। यदि अगर पश्चिम बंगाल में मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का मैं मामला उठाता हूं तो बेवजह नहीं उठाता हूं, कोई ना कोई वजह रहती है। वजह यह है कि राज्य में मानव अधिकार आयोग है जी। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, उन्होंने मुझे कहा है कि माई ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर 4 years इज ऑन वेंटिलेटर। यदि अगर वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो औरों के ह्यूमन राइट्स को बचाने का काम करता है, खुद को नहीं बचा पा रहा है, तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। जब पूरे प्रांत में मेरे पास समाचार आता है पॉलिटिकल वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, तो जब मैं देखता हूं कि राजनीति रक्त रंजित हो रही है, कोई उसमें रुकावट नहीं आ रही है, तो राज्यपाल संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए सरकार को आगाह करेगा
और मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं। मेरे सामने बड़ा संकट क्या है कि राज्य के अंदर शासन व्यवस्था है वो संविधान के रास्ते से भटक गई है, रूल ऑफ लॉ को तिलांजलि दे दी गई है। जिन मापदंडों पर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए नतमस्तक है वो मापदंड नीचे जाते जा रहे हैं। तो इन बातों को लेकर मैं जब चिंतित हूं तो कोई मेरे पर अंगुली उठाए मेरे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा लक्ष्य निश्चित है। अर्जुन को क्या दिखाई दिया था? अर्जुन को मछली दिखाई नहीं दी थी, अर्जुन को आंख नहीं दिखाई दी थी, उसको लक्ष्य दिखाई दिया था। मेरा लक्ष्य क्या है? लोगों को सही तरीके से भारतीय प्रजातंत्र का फायदा मिले, संवैधानिक अधिकारों का लाभ मिले, मानव अधिकारों का हनन न हो और शासन व्यवस्था संविधान और रूल ऑफ लॉ के तहत चले। एक्सलेंसी, एक्चुअली देखिए आपने जो कहा वो तो 100% में 100% सही है और आपने संविधान प्रति जो दायबद्धता आपने जाहिर किया वो तो अस्वीकार करने की कोई जगह भी नहीं है। आखिर आपने छोटी एक बात कहा जो बात में बहुत सारे बात में छोटी एक बात रहा जो अभी जिस राज्य में आपने संविधान के दायरा में सबसे बड़ा पद में आसीन हो उस जगह पे आपको किसी ने आपने खुद बोला जो एजेंट बोल रहा है, लेकिन ये एजेंट तो देखिए हम आपको पहले क्लियर कर दिया था जो अभी तक बंगाल में जितने गवर्नर एक्सीलेंसी आया सबसे मतलब तीखी नज़र बने हमारा पत्रकारिता तजुर्बा में 35 ईयर्स में मैंने 8 गवर्नर देख चुके हैं, आप देखे गाँव में। तो मेरे को लग रहा था जी आपने तीखी नज़र से छोटी चीज़ भी आपके से कुछ हेला नहीं होते, आप सब कुछ अपना लेते हैं, लेकिन जो आदमी अपना लेते हैं उनके दुश्मन अधिक होते हैं। तो इस जगह पे आपका कहना क्या है? देखिए, गीता ने हम सबको बहुत बड़ा ज्ञान दिया है और गीता का जो ज्ञान है वो मैं समझता हूँ हर किसी को सही रास्ते पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। राज्यपाल की दृष्टि से न तो मैं अपने आप को पोस्ट ऑफिस बना सकता, न मैं रबर स्टैम्प बना सकता। राज्यपाल की दृष्टि से मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कर सकता। मैं कोई बच्चे के दोस्त पहनता नहीं हूँ, मेरे फीट ऑफ क्ले है नहीं जी। मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है जी। उसमें मैं यदि अगर कमजोरी करता हूँ तो मैं मेरी शपथ के विपरीत जाता हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जैसे राज्य में क्राइम अगेंस्ट वीमेन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नंबर ऑफ रेप्स, नंबर ऑफ किलिंग्स। तो मैंने जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सेंसिटाइज करने के लिए एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर मैंने जानकारी दी कि राज्य के अंदर अगस्त महीने में नंबर ऑफ रेप इतने हैं, नंबर ऑफ किडनैपिंग्स इतने हैं। अब ये जानकारी राज्यपाल ने कैसे दी? क्योंकि राज्य में 5 डिवीजन है, 500 डिवीजन के कमिश्नर्स ने अपने दस्तखत के तहत लिखित रिपोर्ट में राज्यपाल को जानकारी दी और मेरे को जानकारी नहीं दी, सरकार को भी दी। ये हर डिवीजन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट मेरे को भेजी उसमें जिलाधीश की रिपोर्ट सम्मिलित थी और वो भी जिलाधीश के द्वारा दस्तखत की हुई। तो राज्यपाल ने जो डेटा जनता को दिखाया जी वो पूरी तरह से आधिकारिक था, वैध था, कानूनी रूप से मेरे पास आया था, उसको किसी ने कोई चुनौती नहीं दी जी। और मैंने कहा कि वी शुड बी सेंसिटिव। एक बात मैंने जरूर कही कि जब आग प्रांत के बाहर लगी हुई है आप उस पर ध्यान दीजिए, पर कम से कम पांव के नीचे की आग को तो बुझाइए जी। जब यहाँ क्राइम अगेंस्ट वीमेन इतना भयानक है, वी मस्ट सेंसिटाइज द पीपल। राज्य के होम डिपार्टमेंट ने क्या किया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम उसके लिए जिम्मेवार है। उनका ट्वीट आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। उन्होंने कहा कि राजभवन की जानकारी गलत है, एक आरोपित कर दिया राज्यपाल को, इल फाउंडेड है, बेसलेस है, ऑथेंटिक है, नहीं है। मैंने 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को
मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, आज तक जवाब नहीं आया। कैन आई एवर टॉलरेट कि वेस्ट बंगाल होम डिपार्टमेंट पब्लिक डोमेन के अंदर इस प्रकार की बदसलूकी राज्यपाल की करता है? देयर एक्शन इज डिफेमेटरी, इट इज फैक्चुअली रॉन्ग, किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मैं सरकारी तंत्र को आगाह करता हूँ, मुझे नहीं पता जैसे और कई लोगों के ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि होम डिपार्टमेंट का ट्विटर हैंडल भी कोई और हैंडल कर रहा हो, क्योंकि मेरे सामने समस्या है। राइट सर। नहीं, मेरे सामने समस्या है। सत्ता के गलियारों में किनका प्रवेश हो गया? सत्ता के गलियारों में कौन प्रभावी हो गए हैं? जो सत्ता के गलियारों में प्रभावी हो गए हैं, क्या उनके पीछे कानून की शक्ति है? क्या उनके पीछे संविधान की मंशा है? आप उनको कंसल्टेंट कहें, कुछ भी कहें, नाम से कोई मतलब नहीं है। सत्ता के गलियारों में वो लोग ही प्रवेश कर सकते हैं जिनके पीछे कानून की ताकत है। तो मैं देख कर रहा हूं, सत्ता के गलियारों में टिड्डी दल की तरह लोग छा गए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनके लिए नतमस्तक है और कार्यपालिका है वो पूरी तरह से लंगड़ोट है। इसको राज्यपाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि न तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है, न संविधान के अनुकूल है, और रूल ऑफ लॉ के टोटली खिलाफ है। क्या मैं आगाह नहीं करूँगा? ये ओपन सीक्रेट है, पत्रकारों को पता है, जनता को पता है। वो सड़क पर देखते हैं कि सरकारी तंत्र किन के लिए नतमस्तक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं देखता हूँ मुझे कितनी पीड़ा होती है। 2015 से 5 एडिशन बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के हो गए। हर एडिशन के अंदर सैकड़ों करोड़ का खर्चा हुआ है। होता है कार्यक्रमों में, मुझे ऐतराज नहीं है। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। 5 साल के में जो इन्वेस्टमेंट बताया गया और विधानसभा के पटल पर बताया गया, राज्यपाल के माध्यम से बताया गया कि राज्य में 12,30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रोजेक्ट हुआ है। राइट सर। और मेरे प्रीडिसेसर राज्यपाल से विधानसभा में यह कहलवाया गया कि 10 लाख के प्रोजेक्ट तो एडवांस स्टेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन में। आपके राज्यपाल ने क्या पूछा? बताइए वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किस प्रोजेक्ट में है, पश्चिम बंगाल के किस भूभाग में है, कौन उसको कर रहा है? जहां आप पहाड़ बता रहे हैं, लोग तो कहते हैं वहां कंकड़ नहीं है। एसीएस फाइनेंस, जो फिलहाल एसीएस होम है, जवाब नहीं दिया। उनका जवाब न देना एक बहुत बड़ा जवाब है, और उनका जवाब न देना उनके लिए बहुत बड़ा दुराचरण भी है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। हम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को इतनी लॉन्ग रोप नहीं दे सकते कि वो अपना कार्य न करें। हम उनको इतनी लॉन्ग रोप नहीं दे सकते that they forget their conduct, as has been forgotten in this case. मैंने डॉक्टर अमित मित्रा को खुद लिखा जी सर, और मैंने अमित मित्रा जी को कहा कि आप 5 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। नंबर 1, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आ गया? दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग में आ गया, कौन से प्रोजेक्ट में आ गया, इसका स्तर क्या है, इससे कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आपने जो आयोजन किया है उसमें खर्चा आपने किसके माध्यम से किया है, और आपने फिक्की को पहले एडिशन के बाद बीच में क्यों लाए? मैं बता सकता हूँ क्यों लाए। फिक्की को पैसा दे दो जी, फिर कहाँ से ऑडिट होगी? पर ये गलतफहमी है। अकाउंटेबिलिटी शैल बी देयर, उसके अंदर किसी प्रकार का कोताही नहीं हो सकती। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब दिया 5 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, ही इज वेरी गुड एट इट। वो लंबी चौड़ी बातें करेंगे, विद्वता की बातें करेंगे। अरे मैं तो 5 सीधी बात पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब नहीं, एक का भी नहीं दिया। भारी मन से
मैंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा 26 अगस्त जी। आज तक जवाब नहीं आया। अब जिस चीज का जवाब नहीं होता तो जो शंकाएं मेरे कान में लोग बताते हैं, जो लिखित में बताते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा था, इसमें कई लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली हैं जी। कुछ लोगों का नाम लगातार आ रहा है जी। वो लोग सत्ता के बड़े नजदीक हैं। राइट सर। तो राज्यपाल के कान खड़े होना स्वाभाविक है। ऐसा है, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं लगातार इस बात पर फोकस करता रहा, हाथ जोड़कर विनती करता रहा। सरकारी कर्मचारी का काम राजनीति करना नहीं है। सरकारी कर्मचारी का काम सरकारी काम करना है। सरकारी कर्मचारी यदि अगर राजनीतिक कार्य करेगा तो फिर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल भावना पर कुठाराघात करेंगे। अब यहाँ हो क्या रहा है, सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्य नहीं कर रहा, वो राजनीतिक कार्यकर्ता से ज्यादा राजनीतिक कार्य कर रहा है। वो एक फ्रंट लाइन पॉलिटिकल वर्कर बन गया है। मेरे को कुछ लोगों ने कहा, मेरे जची ये बात, उन्होंने कहा महामहिम राज्यपाल जी, हमारे यहाँ तो कार्यपालिका सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, वो राजनीतिक दल की आर्टिलरी है, राजनीतिक दल की इन्फेंट्री है। भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हुए हैं उन नियमों में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट शैल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। यहाँ तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है। जिनका गवर्नेंस में स्टेक होल्डर होना चाहिए था वो राजनीति में स्टेक होल्डर होते जा रहे हैं। राज्यपाल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ लोग समझ गए, काफी लोग समझ गए, पर कुछ लोग अब भी बेलगाम और बेपरवाह हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो सोचेंगे, कानून को देखेंगे और उनके मन में यदि अगर ये बात है कि कोई उनको बचा लेगा तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ये सोचा है कि दुराचरण कर कर वो बच जाएंगे, इतिहास साक्षी है। पिछले 20 साल का इतिहास देश का देख लें, वो कहाँ पहुँचे हैं। आई होप they see writing on the wall, they believe in their conduct and they follow rule of law, they desist from being political workers, they must remain only public servants. सर एक बात करना है सर, आपने कुछ दिन पहले कुछ भी आ गया था, कुछ भी के लौटने के वक्त बागडोगरा हवाई अड्डा पे आपने एक शब्द पत्रकार मित्र को समक्ष रखा था, 370 रद्द हो सकता है, तो बाहर की छोटी एक समस्या क्यों नहीं समाधान होगा। इस बात भी आपने कुछ रखा था। आखिर इस बाहर की जो समस्या है बहुत साल से चलते आ रहा है, इस समस्या लेकर आपको ध्यान आपका सरकार, केंद्र सरकार को अपने राष्ट्रपति का अंडर में आपने, तो वहाँ पे आप लोग कुछ साजिश करना चाहते हैं कि बाहर की समस्या समाधान कुछ के लिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, दार्जिलिंग क्वीन ऑफ हिल्स, राइट सर, बहुत सही तरीके से कहा गया है। दार्जिलिंग की पहचान जी, टी टूरिज्म दुनिया भर में है। नेचर हैज गिफ्टेड दार्जिलिंग इन बाउंटीफुल मैनर। यहाँ शांति होनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्याएं जिनके निराकरण की किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी, मैं अनुच्छेद 370 की कह रहा हूँ। जी, पश्चिम बंगाल के एक महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बेड़ा उठाया था, एक विधान एक निशान। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था, फिर भी अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में था। आज है क्या? विलोपित हो गया। जी, भारत की संसद ने विलोपित किया। संसद सदस्य साधुवाद के पात्र है कि उन्होंने बहुत
भयानक एबरेशन को समाप्त किया है। जो सोचा नहीं था वो हुआ। केंद्र में जो राजनीतिक ताकत है, दूरदृष्टि है, प्रधानमंत्री का विजन है, उससे फलीभूत हुआ। सोचा था किसी ने भी नहीं सोचा। भारत के संविधान के तहत हर समस्या का समाधान है। 3 तलाक महिलाओं के ऊपर एक बहुत अमानवीय तरीके से प्रभावित कर रहा था। किसी ने सोचा था? आज नहीं है। राम मंदिर बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा था। लोगों के मन में बातें थी, कई बातें लोगों के मन में आती थी। कानून से बनेगा, ऑर्डिनेंस से बनेगा, न्यायालय से बनेगा। संविधान के द्वारा दिखाए गए हुए रास्ते से, न्यायपालिका के माध्यम से, 5 न्यायाधिपति के एक स्वर के निर्णय से वो संभव हो गया और राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया। उसी तरीके से भारत के संविधान की इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी समस्या है उसका निराकरण निश्चित होगा। जब से मैं यहाँ आया हूँ, समाज के अलग अलग लोगों ने, राजनीति के अलग विचारधारा के लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, साधारण लोगों ने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं। मैंने उनको बड़ा ग्रहण किया है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, यदि अगर समस्या का समाधान हवाई जहाज में बैठने से होता है तो उस हवाई जहाज का इंतजार रेलवे स्टेशन पर नहीं हो सकता। यदि समस्या का समाधान पुलिस स्टेशन से होना है तो उसके समाधान के लिए आप स्कूल भी नहीं जा सकते। समाधान के निराकरण में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संसद का रोल है। यदि अगर केंद्र का रोल है तो राज्य का नहीं है। मेरा ये मानना है कि इन समस्याओं का हल होना चाहिए और मेरा जो भी योगदान हो पाएगा, इस यज्ञ में जो भी आहुति मैं दे पाऊंगा, मैं निश्चित रूप से दूंगा। जाने से पहले मैं और भी बाकी लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ के लोगों ने मुझे कई समस्याएं बताई हैं जी। 20 साल से लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं हुए। हाँ, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे, अब 20 साल से भारत के संविधान में पार्ट 9 और 9A होने के बाद चुनाव न होने का मतलब लोग अपनी भावना व्यक्त करने से वंचित रह गए। लोग अपनी भावना व्यक्त नहीं करेंगे तो हम अपने आप को प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बता सकते। नंबर 2, GTA है। अब GTA के बारे में 2017 से एक सरकारी विभाग बन गया है। लोगों ने यहाँ बड़ी शिकायतें की मेरे को। मैं किसी भी शिकायत पर अचानक विश्वास नहीं करता, पर मैं ये जानना चाहता हूँ GTA के अंदर ऑडिट क्यों नहीं हुआ। ऑडिट होना चाहिए। जहां भी कोई ये समझे कि ऑडिट नहीं होगा तो मनमानी होगी, भ्रष्टाचार पनपेगा। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ये बात आपके राज्यपाल के समक्ष आ गई है। ऑडिट होकर रहेगा। ऑडिट दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। और उसमें यदि अगर कोई अनियमितताएं आई, उसमें कोई धन का गलत उपयोग पाया गया, उसमें कोई भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। कोई ये समझे कि कानून कुछ नहीं कर सकता, गलतफहमी में है। कानून के कितने लंबे हाथ हैं, ये भारत में नहीं, जहां भी दुनिया में कानून का राज है, सबने देखा है और यहां भी देखा जाएगा। मैं मानकर चलता हूं कि जितना धन हिल्स के लिए आया है जी, केंद्र से भी आया है, राज्य से भी आया है, यदि अगर उसका सही उपयोग होता, सार्थक उपयोग होता, निष्पक्षता से होता, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से होता, तो सड़कों का यह हाल नहीं होता, पानी की समस्या ऐसी नहीं होती। हम देखते हैं कि कैसी कैसी समस्याएं मेरे सामने आई, मैं तो अचंभित हो गए। हर बात को नोट कर
कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन निश्चित रूप से होगा। और मैं मानकर चलता हूँ टी इंडस्ट्री शुड ग्रो, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। कौन सा देश का हिस्सा है जो दार्जिलिंग से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकता है? वी मस्ट ऐड वैल्यूज, वी मस्ट बी इनोवेटिव अबाउट इट। और मैं मानकर चलता हूँ कि होगा। राजभवन दार्जिलिंग मेरा कार्यालय है। मैं दार्जिलिंग के अंदर दर्शक नहीं हूँ, पर्यटक नहीं हूँ, ड्यूटी पर हूँ और पूरे महीने रखा हूँ। गर्मी में ज़्यादा आऊँगा। पिछली बार क्यों नहीं आ पाया? कारण हो गया, राज्य के मुख्यमंत्री आंदोलित हो गई, लगातार सड़क पर रह गई और यूनाइटेड नेशंस को भी आह्वान कर दिया कि आप आइए देश में, रेफरेंडम कराइए। मैंने आगाह कि आप कर क्या रही हैं? बिकॉज एनआरसी और सीए को इशू लगा नहीं करना चाहिए था। चलो उनको कुछ दिन लगे, समझ आई और उसको वापस लिया जी। इस वजह से नहीं आ पाया। इसलिए मैंने कहा सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या और कोई सीजन हो, नथिंग कैन कम इन दी वे ऑफ वर्क। आई एम हियर फॉर माई वर्क, आई डू इट। और पहले भी मैं नॉर्थ बंगाल में कई जगह आया हूँ। सिलीगुड़ी आया हूँ, अलीपुरद्वार आया हूँ, जलपाईगुड़ी आया हूँ। पर यहाँ आने के बाद उन लोगों से भी ज्ञान प्राप्त हो गया है चर्चा के बाद, जो सीधे राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते, पर वो इस इलाके के हित में अपनी दिलचस्पी रखते। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राज्यपाल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कौन दल किस तरीके से राजनीति करता है, किसके माध्यम से राजनीति करता है, क्या उसका मैनिफेस्टो है, क्या उसका संकल्प पत्र है, उसका विवेक है। मेरा दायित्व क्या है कि शासन व्यवस्था और लोग सत्ता में कैसे आए, वो रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए। यदि अगर चुनाव में निष्पक्षता नहीं है, चुनाव में मतदाता निर्भीक रूप से मत नहीं दे पाता है, चुनाव के अंदर वायलेंस होता है, चुनाव में रिगिंग होती है, चुनाव में सरकारी तंत्र पूरी तरह से राजनीति कार्य करता है, चुनाव के अंदर थाने का उपयोग हो जाता है, सरकारी वाहन का उपयोग हो जाता है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, तो फिर वो चुनावी प्रक्रिया दूषित हो जाती है और राज्यपाल बीच में आता है। तो मैं स्टेक होल्डर पॉलिटिक्स में नहीं, गवर्नेंस में हूँ। और मैं पश्चिम बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप नाउम्मीद मत होइए। आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकते। ये मत सोचिए कि यहाँ का तो अधिकारी राजनीतिक काम करेगा ही करेगा, भुगतेगा, अच्छी तरह भुगतेगा। याद रखेगा कि मैंने एक बहुत भयानक दुराचरण किया था, और ये भी याद रखेगा कि राज्यपाल जी ने आगाह किया था। जिन लोगों ने राज्यपाल जी की बात सुन ली वो सुखी है, पर जिन्होंने नहीं सुनी है और जो फिर भी बेपरवाह बेलगाम होकर सरकारी वर्दी पहनकर सरकारी खजाने से तनख्वाह लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, उनके लिए सुखद समय आगे नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सर एक बात क्या ना, आपने जो जितने सारे बात कहा, इस बात में कहीं ना कहीं नतीजा आ रहा है राज्य के शासन व्यवस्था, जो काठामो व्यवस्था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, जो भी बोली, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं क्रैक दिखा रहा है आपके भाषण से। और आगे का दिन में सर जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव आपको क्या लग रहा है जो राष्ट्रपति शासन का अंदर में होना चाहिए, दायरा में होना चाहिए? देखिए, राज्य के अंदर हालात भयानक है, भयावह है, राजनीति रक्त रंजित है जी, शासन व्यवस्था संविधान से भटक गई है जी, प्रजातांत्रिक मूल्यों का गिरावट हो रहा है। पर ऐसी दृष्टि में राज्यपाल क्या कर सकता है, संबंधित लोगों से क्या चर्चा करेगा, उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती जी। इट इज़ नॉट अ मैटर दैट कैन बी डिबेटेड, डिस्कस्ड और रिफ्लेक्टेड इन मीडिया। ये संजीदगी के विषय है, गहराई के विषय है। मैं मान कर चलता हूँ कि जो मैं आगाह कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ,
वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव सजेशन है। और मैं मानकर चलता हूँ कि निश्चित रूप से लोग सोचेंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग सोचेंगे और सुधार करेंगे। जब मेरे कानून के अंदर ये बातें आती हैं, लिखित में लोग बताते हैं कि कुछ अधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर लोगों को गंभीर मुकदमों में लिप्त करने की भी सोच सकते हैं। कहाँ पर चांदनी हुआ? यदि अगर जिले के बड़े पुलिस अधिकारी राजनीति को ध्यान में रखकर राजनीति के आकाओं के निर्देश पर किसी को, निर्दोष व्यक्ति को गंभीर मुकदमे में लिप्त करने की सोच सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी अराजकता का संकेत है, अनार्की का संकेत है, लॉलेसनेस का संकेत है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मैं बता सकता हूँ, जो भी अधिकारी किसी निर्दोष को फौजदारी प्रकरण में लिप्त करता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध करता है और वो इस आपराधिक आचरण के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। कि मैं कह रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से मैंने कुछ अधिकारियों को कहा है, पूर्वी मिदनापुर के लिए खास तौर से मैंने कहा है जी, वहाँ से मेरे पास शिकायतें आई हैं, आज भी मेरे पास लिखित में आया है। एक व्यक्ति ने कहा है कि मेरे को एनडीपीएस जैसे गंभीर मामले में लिप्त करने के लिए एक योजना बन रही है, और उसने मुझे ही नहीं कहा है, उसने स्थानीय पुलिस को भी लिख कर दिया है। मैं मानकर चलता हूँ, खास तौर से जो सीनियर अधिकारी हैं, एसपी, जिलाधीश, उनको नीचे वालों को मार्गदर्शन देना चाहिए। वो खुद यदि अगर इस रट में पड़ जाएंगे, they will be playing with fire, they will be playing with their career. I only hope they become sensible, they must be sensitized towards rule of law. ऐसा नहीं हो सकता। यदि अगर ये होने लग गया तो उन लोगों की आत्मा कितनी दुखी होगी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दीजिए। Lakhs of people have sacrificed everything to give us this freedom. और उस फ्रीडम को हम, कुछ लोग खाकी ड्रेस पहनकर, कुछ लोग जिलाधीश या उन पदों पर रहकर इस तरीके से बर्बाद कर दें, खत्म कर दें, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। सर, हम लोग एकदम आज की वार्ता में लगभग अंतिम पर जाएंगे, लेकिन सर आपके पास हम लोग को जानना ये था, जो आप कुछ दिन पहले कुछ बिहार भवन गया था, लेकिन उत्तर बंगाल में कल कुछ बिहार में कुछ घटनाएं आपने ट्वीट भी किया, कुछ बिहार की घटना लेकर शायद आपके नज़र में आ गया। तो ऐसे घटना बंगाल के हर प्रांतों में घटते जा रहा है, कुछ दिन से, कुछ महीना से, जो आपने सरासर बोल ही दिया। तो इस जगह पे ये रुकपाट करने के लिए आपको क्या कदम उठाना है सर? आप क्या करना चाहते हैं सर? ये तो सर आपने बोल रहा है जनता के लिए, सर जनता आपके ऊपर भी भरोसा कर रहा है। जैसे प्रशासन को जो आप बोल रहे हैं लैक हो चुके हैं, उनको ख्यालीपन से जनता सफरार हो रहा है। तो इस सफर के जगह में आप संविधान की राज्य के प्रधान हिसाब से, तो आप इस जगह में क्या स्टेप पर क्या कदम उठाएंगे सर? पश्चिम बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक वायलेंस, राजनीतिक वेंडेटा जी, थमने का नाम नहीं ले रहा। यदि अगर किसी राजनीतिक दल के 3 डिजिट के अंदर कार्यकर्ता मार दिए जाए, ये क्या कोई छोटी कमेंट है? राजनीति रक्त रंजित कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई सत्ता नहीं जाता जब राजनीति रक्त रंजित होने का संकेत नहीं मिलता है। मैंने बहुत आगाह किया है, इसका एक ही कारण है, जिन लोगों को शासन व्यवस्था में ध्यान देना है, जिन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान देना है निष्पक्षता से, वो शुद्ध राजनीति से प्रभावित हो रहे हैं। अभी क्या तय किया है तो मेरे कानों में आ रही है, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, पर जो हालात देखता हूँ तो मन मानता है कि हाँ ऐसा है। देश के किसी भी कोने में जाइए, जो घटना बहुत पराकाष्ठा पर गई है, उससे कई गुना ज्यादा गंभीर घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही है।
देश के मीडिया का फोकस नहीं है उस पर। किसी भी दृष्टि में आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की हालत इतनी भयानक है कि डीजीपी है, क्या वो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है? उसके ऊपर कौन कौन बैठे हुए हैं? किसके इशारे पर उसको काम करना पड़ता है? इट्स एन ओपन सीक्रेट। मतलब किसी से पूछ लीजिए आप, सोचने की दरकार ही नहीं है। जी सर। क्या वर्तमान चीफ सेक्रेटरी नंबर 1 है? जी सर। फिर उनके ऊपर बैठे, ऐसा कोई विभाग नहीं बैठा, नहीं बैठे। ऐसा होना खतरे की घंटी है प्रजातंत्र के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं जनता को, जी सर, इस महान यज्ञ में हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक को आहुति देनी पड़ेगी। क्यों कि आज यदि अगर वो नागरिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान नहीं देगा तो वह आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ी बदसलूकी कर रहा है। खुद के साथ तो कर ही रहा है, यह नहीं करना चाहिए। आज के दिन में क्या देखता हूँ, 10-5 दिन से जो बातें सुनने में आई हैं, दिल दहल जाता है। भयावह स्थिति है। जी सर। जिलों में शीर्ष अधिकारियों को टारगेट किया गया है, ओपन सीक्रेट है, कलेक्शन। हम कहाँ जा रहे हैं सोचने के लिए मजबूर हैं। और मैं जो ये बातें कह रहा हूँ ये हर आदमी को पता है, हर व्यक्ति को पता है, ओपन सीक्रेट है, पर वो डर भी है, भय भी है। मीडिया भी भय में है। मीडिया कितना ही कहे कि वो भय में नहीं है, पर जो प्रश्न आप राज्यपाल से पूछते हो उनके 5% भी सत्ता में बैठे हुए लोगों से नहीं पूछ सकते। आप उनसे नहीं पूछ सकते कि जब राज्यपाल ने डिविजनल कमिश्नर की लिखित रिपोर्ट के ऊपर ट्वीट किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दस्तखत की रिपोर्ट के ऊपर ट्वीट किया है जी, तो होम डिपार्टमेंट में कौन सी ताकत आ गई कि वो इतनी गलत बयानी करे। और मैं आपको कहता हूं जी, जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है जी, they will ever regret in their lives. right. And I hold ACS Home to be directly responsible for such kind of irresponsible, irrational, non-justifiable and abjectly lacking in factual content Right, sir. ट्वीट जो उन्होंने किया है। ऐसा ही इन्होंने सुजापुर के लिए किया। हाँ, कुछ दिन के सुजापुर में राज्यपाल ने क्या कहा, मैं मानकर चलता हूं सामान्य बौद्धिक स्तर तो होगा जी। मैंने कहा बहुत दुखद घटना है। एसपी साहब के हिसाब से 5 मर गए जी, और 5 इंजर्ड हो गए। जी, उनका ध्यान देना चाहिए। और मैंने सरकार को कहा कि प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इलीगल बॉम्ब मेकिंग को रोकना चाहिए। जी। राज्यपाल ने कहा संकेत दिया कि वहां इलीगल बॉम्ब था या नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जी, जी, जी। होम डिपार्टमेंट चला गया। ये ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन Right, sir. अगेंस्ट द गवर्नर बाय द होम डिपार्टमेंट, जी, इसके पीछे कोई भी हो, पर्दे के पीछे कोई भी हो, होम डिपार्टमेंट इज हेडेड रेस्पॉन्सिबली बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। He should be careful about it. They are not talking about ordinary men. They are talking about constitutional head. एक गलती तो सुधारी नहीं, दूसरी बड़ी गलती कर दी। I take a very strong view of it. उनका जवाब मांग रहा हूं, जैसा भी जवाब आएगा नतीजा होगा। जी सर। मैं बता सकता हूं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में लोग होते हैं, यू कांट डिफेम देम। इट इज पराकाष्ठा है डिफेमेशन की, बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? उनको मर्यादा में नहीं रखूंगा तो मैं मेरी मर्यादा के पीछे रह जाऊंगा। जी सर। मेरी मर्यादा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको मर्यादा में रखना मेरा उत्तरदायित्व है। आई विल अनफोर्स इट। सर, अभी आपने इस बार करीबन आज देखकर 20 दिन अतिबाहित हो रहा है दार्जिलिंग में, इस राजभवन में।
सर यहाँ से बहुत सारे आदमी, लोकल आदमी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, डेलीगेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, अब बहुत सारे आदमी आपके साथ मिले हुए हैं सर। उन लोगों को शिकायतें, उन लोगों को जो निकाय है, जो उन लोगों को दावी है सर, वो क्या तरीके से आप देख रहे हैं, कौन नज़रिए से देख रहे हैं सर, और हम लोग मैक्सिमम आपके पास क्या डिमांड रखने आया था सर? सारे आया और भी आएंगे सर, अभी तक जितने आए हैं वो। देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा एजुकेशन है, बहुत कुछ पता लगा है। जैसे एक बताता हूँ। जी सर। हमारी टी इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। टी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अंग है प्लकिंग ऑफ लीव्स। जी। प्लकिंग ऑफ लीव्स को ज़्यादा हमारी माताएं बहनें करती हैं, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। जी। प्लकिंग करने में उनका अंगूठा काम में आता है। जी सर। उस अंगूठे के काम में आने की वजह से उनके अंगूठे का इंप्रेशन कमजोर हो जाता है। जी। और इस वजह से आधार मिलने में दिक्कत होती है। जी। ये समस्या मुझे आई। जी। और ये मेरे को बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। बिल्कुल सर। मेरे पास लेप्चा के कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के ऊपर कानून का कुछ नज़र ठीक नहीं है। हमने पूछा बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे जो कुछ संगीत के कार्यक्रम हैं, जो डांस के कार्यक्रम हैं, वो रात के 10 बजे बाद ही हो सकते हैं। ये उनके कल्चर की बात है, ये कल्चर की गहराई है। और कानून क्या कहता है 10 बजे के बाद आप कर नहीं सकते। समझ में आए? मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जी जी, कई रोचक बातें मेरे को पता लगी। और हमारे कल्चर को बचाना हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो हम लकी के फकीर तो हो नहीं सकते। वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताई है। जी 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 जी। जैसे चाय इंडस्ट्री है, अब मुझे कहा गया कि भाई यहाँ वैल्यू एडिशन का काम नहीं हो रहा है। वैल्यू एडिशन का होना चाहिए। वैल्यू एडिशन का होते ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। मेरे को लोगों ने कहा कि शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पूरा फोकस नहीं है। मतलब अनेक बातें हैं जो आई हैं। आई एम टेकिंग होम lot many things, and I will be in a position to make my contribution as the first servant of the state of West Bengal. I do it. सर, आपने आज हम लोग को इतना सारे समय दिया, जो आपके कीमतदार समय से काट कर भी हम लोग को DSTV को दिया। सारी चीज़ें जैसे एक्सलेंसी के पास हम लोग आभारित हूँ। और हम लोग चाहूँगा कि सर जाने के पहले छोटी एक क्वेश्चन से आज आपकी बोलते बोलते हम लोग बिना लेंगे। सर, इस बार जो आपने इस परिभ्रमण में, एक महीने के परिभ्रमण में पहाड़ी भेग में, जैसे कालिम्पोंग हो गया, मिरिक हो गया, कर्शियंग हो गया, वह हमारा जो सबसे अच्छा सौंदर्य एक जगह है सांगरीला पार्क जो है, संदरपुर सर, संदरपुर बोल के एक जगह है सर, जो रेड पंडा के लिए बहुत फेमस है सर। इस क्षेत्र में सर हमारा पहले जो बंगाल के पहले गवर्नर था पद्मनाभ जी का, वहाँ पे अस्थियाँ भी वहाँ पे रखा गया था सर। तो सर उस जगह पे सर आप लोग को जाने भ्रमण का कोई याद रखा सर? इस 30 जुलाई 2019 से आई हैव बीन ऑन ड्यूटी विदाउट लीव। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। मेरे लिए जो भी है वो काम का ही हिस्सा होगा, एंड आई विल डू इट। उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये शुरुआत है। दिस एरिया विल गेट टोटल कमिटमेंट फ्रॉम मी। गर्मियों में और भी ज़्यादा रुकूंगा, बीच में भी रुकूंगा, और राजभवन को फंक्शनल रखूंगा। राजभवन को इस दृष्टि में नहीं रखूंगा कि राज्यपाल आए और राजभवन खुले। दिस ऑफिस विल बी फंक्शनल एंड आई विल वर्क फॉर इट। सर, आपके लिए हम लोग विराम में चाहते हैं, आप आगे देते हो महामहिम से। दर्शकों, आज हम लोग जो बात किया उनके साथ, उन्हें जो कहा, जो समझ आदमी है वो समझ जाएंगे, जो उनकी बात में कितना गहरी था और उन्हें राज्य लेकर कितना चिंतित है। हम लोग कोशिश करेंगे महामहिम फिर भी कोई एक बार दार्जिलिंग आएंगे तो आप उनको फिर हमारा दर्शकों के सामने लेके आएंगे। बोल के आज के लिए इतना भी रहेंगे। कैमरा काशी जन्मा के साथ विक्रम हिंगमांग, मिलन छेत्री, दार्जिलिंग राजभवन।